नमस्कार जोहार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत होंगे कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से प्रत्येक दिन ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से प्रत्येक दिन हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पर पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस ग्रुप डिस्कशन को सुनते हैं तो आपकी तैयारी निश्चित तौर पर बेहतर हो सकती है। और इस डिस्कशन के लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो कल का जो क्वेश्चन था, इंदिरा गांधी की हत्या से संबंधित समिति कौन सी थी? इंदिरा गांधी के हत्या से संबंधित समिति कौन सी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ठक्कर आयोग। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि सबसे तेज जवाब देने वाले 5 साथियों का नाम लिया जाता है। इसमें पहले स्थान पे जो जवाब आया है, हमारे ग्रुप के मेंबर रह चुके हैं दीपक जी, उनका जवाब आया पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे नाम नहीं लिखे हैं, स्टडी फॉर सर्किल हो जाएगा, उनका जवाब आया दूसरे स्थान पे। तीसरे स्थान पे कविता कुमारी जी का जवाब आया और चौथे स्थान पे सोनू सिंह जी का जवाब आया और 5वें स्थान पे नेहा कुमारी जी का जवाब आया। तो इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे ग्रुप के डिस्कशन से लास्ट तक बने रहते हैं और जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसका आंसर सही देने का प्रयास अवश्य करते हैं। तो इन सब बातों से होते हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है, आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में भारत फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से हटने की घोषणा किस देश ने की है? ये यूएसए के द्वारा की गई और यूएसए हाल फिलहाल में डब्ल्यूएचओ के सदस्य से भी हट चुका है। और बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय 66 यूएनओ की 66 समितियों से हटा है और डब्ल्यूएचओ से इससे पूर्व में हट चुका था। अभी वर्तमान में 66 से हट चुका है। 66 संगठनों से, यूएन के 66 संगठनों से बाहर होने की घोषणा की गई है। और बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई थी? यह 2015 में 30 नवंबर 2015 को हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? गुरुग्राम में हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो संस्था है, इसकी स्थापना किस सम्मेलन के पश्चात हुई थी? COP 21 पेरिस सम्मेलन के पश्चात जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संस्था की स्थापना हुई थी, जिसमें यह अथक प्रयास था भारत और फ्रांस का। इसका प्रयास था भारत और फ्रांस का हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किस संस्था के द्वारा किया गया है? या आरबीआई के द्वारा किया गया। हाल ही में 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किस संस्था के द्वारा किया गया है? आरबीआई के द्वारा किया गया। पता है आरबीआई का गठन कब हुआ था? 1935 में आरबीआई का गठन हुआ था। और इससे संबंधित अधिनियम कौन सा हो जाएगा? 1934 का अधिनियम हो जाएगा। आरबीआई की स्थापना 1935 में और इससे संबंधित अधिनियम कौन सा हो जाएगा? 1934 का अधिनियम हो जाएगा। बताइएगा, यूपीआई के लिए सबसे बेस्ट पेमेंट बैंक का पुरस्कार किस बैंक को दिया गया है? इंडियन आईपीपी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को दिया गया। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी? यह 2017 में हुई थी। कब हुई थी? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना 2017 में हुई थी। बताइएगा, अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हो जाएंगे? संजय मल्होत्रा हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में दिग्वंत पंडित छन्नू लाल मिश्र का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा? यह स्वर मंडल से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? छन्नू लाल मिश्र का संबंध स्वर मंडल से हो जाएगा। बताइएगा, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा? शहनाई से हो जाएगा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे हो जाएगा? शहनाई से हो जाएगा। बताइएगा, सोनल मानसिंह जो है वह किन किन नृत्यों में जो परिपूर्ण हो जाएंगे? ओडिसी और भरतनाट्यम में से संबंधित हो जाएंगी सोनल मानसिंह। और बताइएगा, भरतनाट्यम का पूर्ववर्ती नाम क्या है? सादीर नाट्यम हो जाएगा। भरतनाट्यम का पूर्ववर्ती नाम क्या हो जाएगा? सादीर नाट्यम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में 931 रेटिंग अंक के साथ आईसीसी पुरुष T20I बल्लेबाजी रैंकिंग में कौन से खिलाड़ी जो है शीर्ष पे रहे हैं? यह हमारे भारतीय अभिषेक शर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भारतीय अभिषेक शर्मा। और T20I में बेस्ट नंबर 1 बॉलर कौन हो जाएंगे? यह वरुण चक्रवर्ती। ये भी भारत से ही संबंधित हो जाएंगे। और वरुण चक्रवर्ती जो हो जाएंगे T20I में बेस्ट बॉलर हो जाएंगे नंबर 1 रैंक पे। बताइएगा, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ पारस्परिक कानूनी सहायता संधि मेलेट लागू की है? MLAT। ये सिंगापुर के साथ लागू की है। किसके साथ लागू की है? सिंगापुर के साथ लागू किया। और बताइएगा, किस देश ने अपने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिनगर्ग द्वीप कर दिया है? यह सिंगापुर के द्वारा ही किया गया। और भारत और सिंगापुर के मध्य जो समझौतों का कितना वर्ष पूर्ण हो गया है? 60 वर्ष हो गए। कितने हो गए? 60 वर्ष समझौतों के पूर्ण हो गए। बताइएगा, हाल ही में खान सुरक्षा महानिदेशालय ने 125वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह झारखंड में हो जाएगा। बताइएगा, खान सुरक्षा महानिदेशालय जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? यह 1901 में हुई थी। खान सुरक्षा महानिदेशालय संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1901 में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा,
खान सुरक्षा महानिदेशालय का जो मुख्यालय है वह कहाँ अवस्थित हो जाएगा? यह धनबाद झारखंड में हो जाएगा। खान सुरक्षा महानिदेशालय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? धनबाद झारखंड में हो जाएगा। और बताइए कोयला नगरी के नाम से कौन सा शहर प्रख्यात है? धनबाद प्रख्यात हो जाएगा। और काला सोना किसे कहा गया है? पेट्रोलियम को कहा गया है। काला पेट्रोलियम हो जाएगा, पेट्रोलियम। बताइएगा भारतीय तटरक्षक, हाँ, भारतीय तटरक्षक बल का 10वां स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेटपोरेक्स एक्स का प्रारंभ कहाँ में किया गया है? यह चेन्नई में किया गया है। नेटपोरेक्स का प्रारंभ कहाँ किया गया है? चेन्नई में किया गया है। बताइएगा हाल ही में बीआरओ ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? या लद्दाख में किया है। कहाँ किया है? लद्दाख में। हाल ही में बीआरओ ने 19,400 फीट की ऊंचाई पर कहाँ दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? या लद्दाख में किया है। कहाँ किया है? लद्दाख में किया है। बताए बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। बीआरओ की स्थापना कहाँ हुई थी? कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और इसका कर्तव्य क्या होता है? सीमावर्ती देशों से जो सीमा लगती है वहां पर सड़क का रख रखाव जो होता है वह बीआरओ के द्वारा ही किया जाता है। सड़क सुरक्षा संगठन हो जाएगा, सीमा सुरक्षा। बताइएगा हाल ही में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? हाल ही में 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? यह बारबाडोस में प्रारंभ हुआ है। कहाँ प्रारंभ हुआ है? बारबाडोस में प्रारंभ हुआ है। और बारबाडोस की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ब्रिज टाउन हो जाएगी। बारबाडोस की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ब्रिज टाउन हो जाएगी। और ये वेस्ट इंडीज का क्षेत्र हो जाएगा, वेस्ट इंडीज में आता है बारबाडोस। बताइएगा हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 जो है वह कहाँ शुरू किया गया था? हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 कहाँ प्रारंभ हुआ था? यह मुंबई में प्रारंभ हुआ था। कहाँ प्रारंभ हुआ था? मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 प्रारंभ हुआ था। बताइएगा हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा देश बना है? यह कतर देश बन गया है। कौन सा देश बन गया? गेस्ट ऑफ ऑनर पुस्तक मेले का कतर बन गया। और बताइए फोकस कंट्री कौन सी थी इसमें? स्पेन होगी। कौन सी होगी? फोकस कंट्री स्पेन होगी। 10 तारीख से ये प्रारंभ होगा, 10 जनवरी से। और इसका जो होस्ट का थीम था वो क्या हो जाएगा? नेशनल बुक। इसका होस्ट कौन करता है उस विश्व पुस्तक मेले का? यह नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है। विश्व पुस्तक मेले का होस्ट कौन करता है? नेशनल बुक ऑफ ट्रस्ट के द्वारा किया जाता है इसका होस्ट। बताइएगा हाल ही में वर्ष 2025 के शास्त्र रामानुजम पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है? यह अलेक्जेंडर स्मिथ को चुना गया। हाल ही में वर्ष 2025 के शास्त्र रामानुजम पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है? अलेक्जेंडर स्मिथ को चुना गया। किसको चुना गया है? अलेक्जेंडर स्मिथ को। बताइएगा IUCN की स्थापना कब हुई थी? 1948 में IUCN की स्थापना हुई थी। बताइएगा IUCN कांग्रेस 2025 कहाँ प्रारंभ होगी? यह अबू धाबी में होगी। कहाँ होगी? अबू धाबी में IUCN कांग्रेस 2025 प्रारंभ होगी। बताइएगा हाल ही में भारत के UPI को किसने अपना पहला वैश्विक भुगतान प्रणाली भागीदार बनाया है? यह पेपाल के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया? पेपाल के द्वारा बनाया गया। पेपाल हो जाएगा, नेपाल ने पेपाल हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहे भारत के तीसरे गैस वाहक शिवालिक का निर्माण कहाँ हुआ है? यह साउथ कोरिया में हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहे भारत के तीसरे गैस वाहक शिवालिक का निर्माण कहाँ हुआ है? साउथ कोरिया में हो जाएगा। और बताइएगा विश्व में बंद अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा देश हो जाएगा? उत्तर कोरिया हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? उत्तर कोरिया देश हो जाएगा बंद अर्थव्यवस्था वाला देश। आयात और निर्यात दोनों बंद होता है। बताइएगा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देश की GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अग्रिम अनुमान जारी किया गया? 7.4। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए देश की GDP में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अग्रिम अनुमान जारी किया गया? 7.4। और बताइएगा बजट जो है वो कब पेश किया जाता है? 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। और अभी हाल फिलहाल में वो समय आने ही वाला है। बताइएगा CSO की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हो जाएगी। CSO की स्थापना कब हुई थी? 1951 में हुई थी। बताइएगा CSO और NSO को मिलाकर CSO और NSSO को मिलाकर NSO की स्थापना कब की गई थी? यह 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 2019 में इसकी स्थापना की गई थी। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ में किया है? यह हरियाणा में किया है। कहाँ किया है? हरियाणा में किया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ में किया है? हरियाणा में किया है। बताइएगा हाल ही में सीएट क्रिकेट लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? यह ब्रेन लारा और भागवत चंद्रशेखर को किया गया। किन किन को किया गया? ब्रेन लारा और भागवत चंद्रशेखर को सीएट
क्रिकेट लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बताइएगा हाल ही में दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू जो है वह किसने आयोजित किया है? यह पलाऊ के द्वारा आयोजित किया गया। किसके द्वारा आयोजित किया गया? पलाऊ के द्वारा आयोजित किया गया। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रही देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी हो जाएगी? या ध्वनि हो जाएगी। हाल ही में चर्चा में रही देश की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल कौन सी हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। और बताइएगा एक मैक संख्या से कम जो ध्वनि होती है उसको क्या कहा जाता है? सबसोनिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसोनिक कहा जाता है। और 1 से अधिक वाले को सुपरसोनिक कहा जाता है। और 5 से अधिक और 10 के मध्य रहने वाले को हाइपरसोनिक कहा जाता है। और 10 से अधिक और 25 से कम रहने वाले को क्या कहा जाता है? हाइपरसोनिक ध्वनि कहा जाता है। बताइएगा हाल ही में जिनसन जॉनसन ने संन्यास की घोषणा की। इनका संबंध किस खेल से हो जाएगा? रनिंग, एथलीट्स, रनिंग से हो जाएगा। किस खेल से संबंधित हो जाएंगे? एथलीट में रनिंग से हो जाएंगे संबंधित। और जिनसन जॉनसन का संबंध जो है वह किस राज्य से हो जाएगा? केरल राज्य से हो जाएगा। और बताइएगा सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है वह कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल। 1084 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। और सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? हरियाणा। 879 हो जाएगा। 879 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है? यह दीपिका पादुकोण को किया है। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने किसे पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया है? यह दीपिका पादुकोण को किया। और बताइएगा विनोद जी अभी हाल फिलहाल में वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जगत प्रसाद नड्डा हो जाएंगे। और बताइएगा विनोद जी फिर से सांस्कृतिक मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गजेंद्र सिंह शेखावत हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में किस राज्य के 5 समुद्र तट श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुहागर और लाडघर को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? या महाराष्ट्र के तट हो जाएंगे। महाराष्ट्र के समुद्री तट कौन कौन से हो जाएंगे? श्रीवर्धन, नागांव, परनाका, गुहागर और लाडघर को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। बताइएगा हाल ही में IUCN के केंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? या सोनाली घोष हो जाएंगी। हाल ही में IUCN के केंटन आर मिलर पुरस्कार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बन गई है? सोनाली घोष हो जाएंगी। बताइएगा हाल ही में भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? यह हैदराबाद में किया गया। हाल ही में भारत के पहले सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ में किया गया है? हैदराबाद में किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कौन सा शुभांकर लॉन्च किया है? यह उदय किया है। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कौन सा शुभांकर लॉन्च किया है? उदय किया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा आधार वाला हो जाएगा, UIDI। बताइएगा हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का 2016 में इसकी स्थापना थी। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? यह लापता लेडीज को मिला है। हाल ही में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 किसको मिला है? लापता लेडीज। और इस सिनेमा की निर्देशक कौन हो जाएंगे? किरण राव हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? किरण राव इस सिनेमा की निर्देशक हो जाएंगी। बताइएगा हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? एंटी ड्रोन ग्रिड। यह सक्षम हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड लॉन्च किया है? सक्षम हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? या केरल हो जाएगा। हाल ही में राइट टू डिस्कनेक्ट विधेयक पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल हो जाएगा। बताइएगा अवसर की समानता का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16 में हो जाएगा। अवसर की समानता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? 16 में हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में अहमदाबाद में 11वीं एशियाई इक्वेटिक चैंपियनशिप की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान हासिल किया है? या चीन किया है। कौन सा देश किया है? चीन किया है। हाल ही में अहमदाबाद में 11वीं एशियाई इक्वेटिक चैंपियनशिप की पदक तालिका में किस देश के द्वारा शीर्ष स्थान हासिल किया गया है? चीन के द्वारा किया गया। और 11वीं इसका क्रम हो जाएगा और भारत का स्थान भी 11वां ही हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में एकीकृत डिजिटल पोर्टल जो हो जाएगा पंखुड़ी किसने लॉन्च किया है? या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। हाल ही में एकीकृत डिजिटल पोर्टल पंखुड़ी जो है वह किस मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया। और अभी वर्तमान में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन हो जाएंगे? अन्नपूर्णा देवी हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? अन्नपूर्णा देवी हो जाएंगी महिला एवं बाल विकास मंत्री। बताइएगा हाल ही में IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है?
हाल ही में IUCN प्रजाति अस्तित्व आयोग का पहला एशियाई अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया? ये विवेक मेनन को किया गया। किनको किया गया? विवेक मेनन को नियुक्त किया गया। बताइएगा, हाल ही में नानजिंग तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज कौन बनी है? यह ज्योति सुरेखा हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? ज्योति सुरेखा हो जाएंगी। हाल ही में नानजिंग तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला तीरंदाज कौन हो जाएंगी? ज्योति सुरेखा हो जाएंगी। बताइएगा, हाल ही में भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? शांता रंगास्वामी हो जाएंगी। हाल ही में भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन हो जाएंगी? शांता रंगास्वामी हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में दिग्वंत माधव गाडगिल जो है वो कौन हो जाएंगे? पारिस्थितिकीविद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पारिस्थितिकीविद या पर्यावरणविद भी कह सकते हैं, माधव गाडगिल। बताइएगा, हाल ही में पुस्तक द बर्निंग अर्थ किसे ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार 2025 मिला है? यह सुनील अमृत को मिला है। किनको मिला है? सुनील अमृत को मिला है। हाल ही में पुस्तक द बर्निंग अर्थ के लिए किसे ब्रिटिश अकादमी पुस्तक पुरस्कार 2025 मिला है? यह सुनील अमृत को मिला है। किन्हें मिला है? सुनील अमृत को मिला है। बताइएगा, हाल ही में दिग्वंत अब की बार मोदी सरकार नारे के जनक और भारतीय विज्ञापन जगत का जो जनक थे वो इनका निधन हो गया। यह व्यक्ति कौन हो जाएंगे? पीयूष पांडे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पीयूष पांडे हो जाएंगे। हाल ही में दिग्वंत अब की बार मोदी सरकार नारे के जनक और भारतीय विज्ञापन जगत का जनक कौन है? यह पीयूष पांडे हो जाएंगे। हाल ही में 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? यह मलेशिया में किया गया था। कहाँ किया गया था? मलेशिया में किया गया था। 22वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? मलेशिया में आयोजित किया गया था। बताइएगा, हाल ही में हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड का दूसरा संस्करण कहाँ लॉन्च किया गया है? गोवा में किया गया। हाल ही में हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड का दूसरा संस्करण कहाँ लॉन्च किया गया? गोवा में लॉन्च किया। और किनके द्वारा लॉन्च किया गया था? प्रमोद सावंत के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो वर्तमान में गोवा के क्या हो जाएंगे? CM हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? CM अर्थात मुख्यमंत्री हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है? हाल ही में विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है? यह जयंत नार्लिंकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जयंत नार्लिंकर हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 जो है वह कहाँ शुरू हुआ था? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय लवणता सम्मेलन 3.0 कहाँ शुरू हुआ है? यह गोवा में हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? गोवा में शुरू हुआ है। और हाल ही में रीड स्नेक की नई स्पीसीज जो है केलामारिया मिजोरामेसिस की खोज कहाँ में हुई है? यह मिजोरम में हुई है। हाल ही में रीड स्नेक की नई स्पीसीज केलामारिया मिजोरामेसिस की खोज कहाँ हुई है? मिजोरम में इसकी खोज हुई है। बताइएगा, हाल ही में देश की पहली स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ में हुआ है? यह नोएडा में हुआ है। कहाँ हुआ है? नोएडा में हुआ है। नॉर्थ ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया हो जाएगा नोएडा का फुल फॉर्म। बताइएगा, हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित 25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? यह अपना भारत के द्वारा किया गया। हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित 25वीं कॉमनवेल्थ सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? अपना भारत किया। और बताइएगा, मीराबाई चानू का संबंध किस खेल से हो जाएगा? वही वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन से ही हो जाएगा। और बताइए, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से हो जाएगा? भाला फेंक से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? भाला फेंक से। बताइएगा, सर्वेश कुसाले का संबंध किस खेल से हो जाएगा? ऊंची कूद से हो जाएगा। सर्वेश कुसाले का संबंध किससे हो जाएगा? ऊंची कूद से हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में साई सात्विक राज चिराग शेट्टी ने पेरिस में BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? यह कांस्य पदक जीता है। हाल ही में साई सात्विक राज और चिराग शेट्टी ने पेरिस में BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। और कांस्य किस किस का सम्मिश्रण होता है? तांबा और टीन का हो जाएगा। किसका? तांबा और टीन का हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? यह TCS कल्याणी के द्वारा किया गया। हाल ही में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में महालेखा नियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया है? TCS कल्याणी के द्वारा ग्रहण किया गया है। तो साथियों, आज की जो करंट अफेयर्स की सीरीज थी वह यहीं पे समाप्त हो गई है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि अब आगे की कड़ी में लुसेंट के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, समाचार पत्रिका बंगाली जो है इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? गिरीश चंद्र घोष हो जाएंगे। बंगाली के संस्थापक कौन हो जाएंगे? गिरीश चंद्र घोष हो जाएंगे। और बंगाली की स्थापना वर्ष कब थी? 1862 में हो जाएगी। बताइएगा, नेशनल पेपर के संस्थापक कौन हो जाएंगे?
द्वारकानाथ टैगोर हो जाएंगे। नेशनल पेपर के संस्थापक कौन हो जाएंगे? द्वारकानाथ टैगोर हो जाएंगे। बताइएगा अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन हो जाएंगे? शिशिर कुमार घोष हो जाएंगे। अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन हो जाएंगे? शिशिर कुमार घोष हो जाएंगे। बताइएगा मद्रास मेल की स्थापना कब हुई थी? 1868 में हुई थी। मद्रास मेल की स्थापना कब हुई थी? 1868 में हुई थी। और यह भारत में प्रथम संध्या समाचार पत्र हो जाएगा। भारत का प्रथम संध्या समाचार पत्र कौन सा हो जाएगा? मद्रास मेल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मद्रास मेल हो जाएगा। बताइएगा बंग दर्शन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। बंग दर्शन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा स्टेट्समैन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? स्टेट्समैन के रॉबर्ट नाइट हो जाएंगे। स्टेट्समैन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? रॉबर्ट नाइट हो जाएंगे। बताइएगा ट्रिब्यून के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ट्रिब्यून के ये दयाल सिंह मजीठिया हो जाएंगे। ट्रिब्यून के संस्थापक कौन हो जाएंगे? दयाल सिंह मजीठिया हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दयाल सिंह मजीठिया ट्रिब्यून के संस्थापक हो जाएंगे। बताइएगा केसरी एवं मराठा जो है यह किस इसके संस्थापक कौन हो जाएंगे? केसरी एवं मराठा समाचार पत्र के बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। केसरी एवं मराठा समाचार पत्र के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। बताइएगा मराठा किस भाषा का साप्ताहिक पत्र था? यह अंग्रेजी का हो जाएगा। और केसरी यह मराठी भाषा का हो जाएगा। केसरी जो हो जाएगा वो मराठी भाषा का, और मराठी जो हो जाएगा वो अंग्रेजी भाषा का हो जाएगा। बताइएगा स्वदेश मित्रम के संस्थापक कौन हो जाएंगे? जीएस अय्यर हो जाएंगे। स्वदेश मित्रम के संस्थापक कौन हो जाएंगे? जीएस अय्यर स्वदेश मित्रम के संस्थापक हो जाएंगे। बताइएगा लीडर के संस्थापक कौन हो जाएंगे? मदन मोहन मालवीय। लीडर एवं अभ्युदय जो था ना वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा ही प्रकार मतलब संस्था का स्थापना किया गया था। बताइएगा सुधारक के संस्थापक कौन हो जाएंगे? सुधारक के गोपाल गणेश अगरकर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गोपाल गणेश अगरकर हो जाएंगे सुधारक के संस्थापक। और सुधारक किस भाषा का समाचार पत्र था? यह मराठी भाषा का हो जाएगा। सुधारक किस भाषा का समाचार पत्र था? मराठी भाषा का समाचार पत्र हो जाएगा। बताइएगा पुर्तगालियों के द्वारा भारत में कब जो है प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई थी? यह 1550 में की गई थी। पुर्तगालियों के द्वारा कब की गई थी? 1550 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कब प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की थी? 1684 में की थी। कब की थी? 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की गई थी। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। बताइएगा कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी हो जाएंगे। और इसके महानिदेशक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम हो जाएंगे। और सर्वाधिक दिनों तक कौन महानिदेशक रहे थे? ए.ओ. ह्यूम ही रहे थे। 1885 से लेकर 1906 तक। 7 है। 1907 तक। अच्छा 6-7 में एकाध वर्ष पब्लिकेशन का जो होता है ना 1-2 साल चलते रहता है कभी कभी। बताइएगा कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो था वो कहाँ हुआ था? यह कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जा रही थी। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दादा भाई नौरोजी। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। और बताइएगा इनके द्वारा कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की जा रही थी। और कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन किस स्थान पे हो रहा था? या मद्रास में हुआ था। सही जवाब हो जाएगा। कहाँ हुआ था? मद्रास में। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जॉर्ज यूले हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले हो जाएंगे। बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। और बताइएगा वंदे मातरम जो गीत है यह किनकी रचना हो जाएगी? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना हो जाएगी। किनकी रचना हो जाएगी? बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना हो जाएगी। वंदे मातरम हो जाएगा। बताइएगा स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन जो है वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? 1905 के बनारस अधिवेशन में स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 अधिवेशन की अध्यक्षता की जा रही थी। बताइएगा
कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो था वह कब हुआ था? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। 1907 में सूरत अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस का विभाजन हुआ था। इसमें दो दलों में विभक्त हो गया था, नरम दल और गरम दल हो जाएगा। बताइएगा गरम दल के किस नेता के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी? लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। और विशेष अधिवेशन 1920 के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। विशेष अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता जो थी गरम दल के नेता लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। बताइएगा कांग्रेस का संविधान जो कांग्रेस संविधान का निर्माण जो है वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुआ था? 1908 अधिवेशन मद्रास में हो जाएगा। 1908 के मद्रास अधिवेशन में हो जाएगा। और बताइएगा 1907 एवं 1908 में कांग्रेस की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की जा रही थी? रास बिहारी घोष के द्वारा की जा रही थी। घोष हो जाएंगे, रास बिहारी घोष के द्वारा की जा रही थी। बताइएगा 1909 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की जा रही थी? 1909 के या पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जा रही थी। 1909 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किस व्यक्ति के द्वारा की जा रही थी? पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा की जा रही थी। पता है बीएचयू की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। बीएचयू की स्थापना कब हुई थी? 1916 में हुई थी। सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट का जो हिस्ट्री दिया गया था आप लोग के मध्य वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट का ज्योग्राफी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतः बदल लेने के कारण भारत में कितनी ऋतु चक्रवात पाई जाती है? 4 हो जाएगी। कितनी ऋतु चक्रवात पाई जाती है? 4 हो जाएगी। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शरद ऋतु हो जाएंगी। कितनी ऋतुएं हो जाएंगी? 4 हो जाएंगी। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु एवं शरद ऋतु हो जाएगी। बताइएगा पूर्वी जेट प्रवाह उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में किसके वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? यह वर्षा के वितरण में हो जाएगा। पूर्वी जेट प्रवाह जो है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को भारत में लाता है और यह चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में किसका कारण बनता है? वितरण के, वर्षा के वितरण का कारण बनता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में कितनी वर्षा होती है? 80% होती है। उत्तर पूर्वी मानसून से 13% हो जाएगी। दक्षिण पश्चिम मानसून से कितनी होती है? 80% वर्षा होती है। बताइएगा चंडीगढ़ एवं तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा होती है। इसका प्रमुख कारण कौन सा कारण हो जाएगा? लौटती हुई मानसून उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। किसके कारण होती है? लौटती हुई मानसून उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। बताइएगा उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा जो होती है इसका कारण क्या होता है? पश्चिमी विक्षोभ या जेट स्ट्रीम हो जाएगा। पश्चिमी विक्षोभ एवं जेट स्ट्रीम इसके लिए उत्तरदायी हो जाएगा। उत्तरी भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में वर्षा के कारण क्या हो जाएगा? पश्चिमी विक्षोभ एवं जेट स्ट्रीम हो जाएगा। बताइएगा शीत ऋतु में राजस्थान में जो वर्षा होती है इस वर्षा को क्या कहा जाता है? राजस्थान में मावट कहा जाता है। शीत ऋतु में राजस्थान में जो वर्षा होती है इस वर्षा को क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में असम एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में तीव्र आर्द्र हवाएं चलती है जिनसे गरज के साथ वर्षा होती है। इन हवाओं को पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? पूर्वी भारत में नॉर्वेस्टर कहा जाता है। पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर कहा जाता है। और बंगाल में क्या कहा जाता है? काल वैसाखी कहा जाता है। पूर्वी भारत में क्या कहा जाता है? नॉर्वेस्टर कहा जाता है और बंगाल में काल वैसाखी के नाम से जाना जाता है। बताइएगा कर्नाटक में इन तीव्र आर्द्र हवाओं को क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चेरी ब्लॉसम या कॉफी वर्षा कहा जाता है कर्नाटक में। आम्र वर्षा केरल में कहा जाता है। आम्र वर्षा जो है इन हवाओं को कहाँ कहा जाता है? केरल में कहा जाता है। बताइएगा उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। उत्तर पश्चिम भारत के शुष्क भागों में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवाओं को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वर्षा ऋतु में उत्तर पश्चिम भारत तथा पाकिस्तान में उष्ण दाब का क्षेत्र बन जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मानसून गर्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून गर्त कहा जाता है इनको। बताइएगा इसी समय जो होती है उत्तरी अंतः उष्ण अभिसारण उत्तर की ओर खिसकने लगती है जिसके कारण विषुवत रेखा जो है पछुआ पवन तथा दक्षिणी गोलार्ध की दक्षिण पूर्वी विभाज्य पवन
विषुवत रेखा को पार करके फेरल के नियम का अनुसरण करती है और भारत में प्रवाहित होने लगती है। इस मानसून को किस मानसून के नाम से जाना जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। बताइएगा, भारत की प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं विभाजित होती हैं। ये दो शाखाएं कौन कौन सी है? अरब सागर की शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा हो जाएंगी। दो शाखाएं कौन कौन सी हो जाएंगी? अरब सागर की शाखा एवं बंगाल की खाड़ी की शाखा हो जाएंगी। प्रायद्वीपीय आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं होती हैं। बताइएगा, अरब सागर से उत्पन्न होने वाली मानसून जो होती है यह पवन कितनी शाखाओं को बांटती है? मानसूनी पवन अरब सागर में उत्पन्न होने वाली मानसून पवन कितनी शाखाओं में बढ़ती है? या 3 शाखाओं में बढ़ती है। कितनी शाखाओं में बढ़ती है? 3 शाखाओं में बढ़ती है। बताइएगा, अरब सागर की एक शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के किस राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है? या केरल में आ जाता है। अरब सागर की एक शाखा का मानसून सबसे पहले भारत के किस राज्य में जून के प्रथम सप्ताह में आता है? केरल राज्य में आ जाता है। और यहाँ यह पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर केरल के तटों पे क्या करता है? बारिश करवाता है। और इस घटना को क्या कहा जाता है? मानसून प्रकोष्ठ कहा जाता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? मानसून प्रकोष्ठ कहा जाता है। पश्चिमी घाट से जो टकराकर वर्षा होती है ना केरल में, इसको क्या कहा जाता है? मानसून प्रकोष्ठ कहा जाता है। अरब सागर से उठने वाली मानसून की दूसरी शाखा जो है मुंबई के उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदियों की घाटी से होकर मध्य भारत में दूर तक क्या करती है? वर्षा का कारण बनती है। और छोटा नागपुर का पठार जो है इसी शाखा से 15 सेंटीमीटर वर्षा इसी शाखा के कारण होती है। दूसरी शाखा मुंबई के उत्तर में नर्मदा एवं ताप्ती नदी से घाटी से होकर जो बहती है वह। बताइएगा, अरब सागर मानसून की तीसरी शाखा जो है वह कहां से कहां टकराती है? अरब सागर की मानसून की तीसरी शाखा यह सौराष्ट्र प्रायद्वीप एवं कच्छ से जाकर टकराती है। अरब सागर की मानसून की तीसरी शाखा कौन सी हो जाएगी? सौराष्ट्र प्रायद्वीपीय एवं कच्छ से जाकर टकराती है। यहाँ अरावली के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान को लांघती हुई बहुत कम वर्षा करती है, क्योंकि अरावली पर्वत इन मानसूनी हवाओं के समानांतर पड़ती है। बताइएगा, गारो खासी जयंतिया की पहाड़ी जो है वह कहाँ से आने वाली हवाओं के कारण अधिक वर्षा लाती है? या बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के कारण अधिक वर्षा लाती है? गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों पर बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं क्या करती है? अधिक वर्षा लाती है, जिसके कारण यहाँ स्थित मानसीन राम जो है विश्व का क्या हो जाएगा? सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान हो जाएगा। और लगभग कितना सेमी यहाँ वर्षा होती है? 1141 सेमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1141 सेमी वर्षा इसके कारण होती है। इसके कारण होती है बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाओं के कारण। और बताइए, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां जो है वो किस राज्य में हो जाएगी? मेघालय में हो जाएगी। और ये इन पहाड़ियों का नाम किसके नाम पे पड़ा है? वहाँ की जनजाति निवास करने वाली जनजाति गारो खासी जयंतिया के नाम पर इस पहाड़ी का नाम पड़ा है। और यह पश्चिम से पूरब की ओर अवस्थित हो जाएगी। गारो खासी जयंतिया सबसे पूर्व में जयंतिया हो जाएगी, पश्चिम से पूरब जाती है गारो खासी जयंतिया। बताइएगा, मानसून की अरब सागर शाखा की तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का कितना प्रतिशत भाग जो है अरब सागर से प्राप्त किया जाता है? या 65% प्राप्त किया जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा लाए गए कुल आर्द्रता का कितना प्रतिशत अरब सागर शाखा से प्राप्त करता है? 65% अरब सागर से प्राप्त करता है। जबकि बंगाल की खाड़ी से कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? 35% प्राप्त करता है। सर्वाधिक कहाँ से प्राप्त करता है? अरब सागर से 65%। और 35% कहाँ से प्राप्त करता है? बंगाल की खाड़ी से प्राप्त करता है। बताइएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण कौन से माह में बारिश होती है? जून से सितंबर के मध्य होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण कब से कब तक की समयावधि में बारिश होती है? जून से सितंबर के मध्य होती है। बताइएगा, प्रवर्ती मानसून काल जो है वो कब से कब समयावधि के मध्य होता है? यह अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होता है। परावर्ती मानसून काल कब से कब तक के मध्य होता है? अक्टूबर से दिसंबर के मध्य होता है। और बताइएगा, शीत ऋतु या उत्तर पूर्वी मानसून जो है वह किन माह के समयावधि के मध्य होता है? या जनवरी फरवरी के मध्य होता है। किसके मध्य होता है? जनवरी फरवरी के मध्य होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में एक बार कुछ दिनों तक वर्षा होने के बाद यदि 1, 2 या कई सप्ताहों तक वर्षा ना हो तो इसको क्या कहा जाता है? मानसूनी विच्छेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून विच्छेद कहा जाता है। और बताइएगा, वो सफेद सफेद जो बादल निर्मित होते हैं बारिश के मौसमों में, उन बादलों को क्या कहा जाता है? कौन सा मेघ का स्वरूप कहा जाता है? कपासी मेघ कहा जाता है। कौन सा मेघ कहा जाता है? कपासी मेघ। सफेद रंग के नहीं होते हैं, गोभी के फूल की तरह जो निर्मित होते हैं, उनको कौन सा मेघ कहा जाता है? कपासी मेघ का स्वरूप कहा जाता है। बताइएगा, मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को क्या कहा जाता है? मानसून का निवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून के पीछे हटने या लौट जाने को क्या कहा जाता है? मानसून का निवर्तन कहा जाता है। और बताइएगा, दर्पण में प्रतिबिंब के बनने का प्रमुख कारण क्या होता है?
परावर्तन हो जाएगा। दर्पण में प्रतिबिंब के बनने का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा? परावर्तन हो जाएगा। तो साथियों, ज्योग्राफी का जो होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य पॉलिटी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, भारतीय संसद ने कब जो है पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था? यह 1950 में किया था। भारतीय संसद ने कब पहला निवारक निरोध अधिनियम पारित किया था? 1950 में किया था। और इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्र विरोधी तत्वों को भारत की प्रतिरक्षा प्रतिकूल कार्य से रोकना हो जाएगा। निवारक निरोध अधिनियम भारतीय संसद के द्वारा कब लाया गया था? पहली बार 1950 में। और इसका मूल उद्देश्य क्या था? प्रतिरक्षा प्रतिकूल कार्यों से राष्ट्र विरोधी तत्वों को रोकना हो जाएगा। बताइएगा, 44वें संविधान संशोधन 1979 जो है इसके प्रतिकूल था। इसका कारण अप्रैल 1979 में संवैधानिक संशोधन किया था, प्रतिकूल था तथा इसका अप्रैल 1979 में यह समाप्त हो गया था। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971 में मीसा के द्वारा आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जो था ना, इसके तहत 44वां संविधान संशोधन 1979 के प्रतिकूल था। बताइएगा, निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने हैं उनमें से सबसे अधिक प्रभावी और सर्वाधिक कठोर कौन सा कानून था? यह टाडा हो जाएगा। निवारक निरोध व्यवस्था के अंतर्गत अब तक जो कानून बने थे उनमें से सबसे अधिक प्रभावशाली एवं सर्वाधिक कठोर कानून कौन सा था? टाडा हो जाएगा। और टाडा को कब समाप्त कर दिया गया था? 1995 में कर दिया गया था। टाडा को कब समाप्त कर दिया था? 1995 में टाडा को समाप्त कर दिया गया था। बताइएगा, टाडा का एक स्वरूप था, इसके अंतर्गत 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया था। यह कौन सा गुट संस्था हो जाएगा? इसका पार्ट हो जाएगा टाडा का, या पोटो हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पोटो हो जाएगा। टाडा का एक स्वरूप था, इसके अंतर्गत 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया था पोटा के द्वारा। और पोटा हो जाएगा, पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म और ऑर्डिनेंस हो जाएगा, हाँ पोटा। बताइएगा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध उल्लेखित है? यह अनुच्छेद 23 में हो जाएगा। किस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध उल्लेखित है? यह अनुच्छेद 23 के अंतर्गत हो जाएगा। बताइएगा, किस अनुच्छेद में किसी व्यक्ति को खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निषिद्ध ठहराया गया है? यह अनुच्छेद 23 के 1 में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद के 23 में हो जाएगा। और राज्य सार्वजनिक हितों में जैसे सैन्य सेवा एवं सामाजिक सेवाओं के लिए जबरन सेवा में लगा सकता है, लेकिन ऐसा अनिवार्य सेवा लागू करते समय राज्य, धर्म, मूल, वंश, जाति, वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। इसका उल्लेख जो हो जाएगा अनुच्छेद 23 के 2 में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 23 के 2 में। और बताइएगा, कल कारखानों में 14 वर्ष से कम के आयु के बच्चों को कार्य पर नहीं लगाने के लिए कौन से अनुच्छेद में उल्लेख हो जाएगा? अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख हो जाएगा। 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को कल कारखानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। बताइएगा, अंतःकरण की ओर धर्म के आबंध रूप से मान्य आचरण और प्रचार की स्वतंत्रता का उल्लेख जो हो जाएगा कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? यह अनुच्छेद 25 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की ओर और धर्म के आबंध रूप में मान्य आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता का उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता जो है किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? यह अनुच्छेद 26 में हो जाएगा। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 26 में इसका उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा, विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? यह अनुच्छेद 28 में हो जाएगा। विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्मोपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं किया जा सकता। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 28 में हो जाएगा। और बताइएगा, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण जो है वह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 29 में उल्लेखित हो जाएगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में हो जाएगा? अनुच्छेद 29 में इसका उल्लेख हो जाएगा। और शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार जो हो जाएगा यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? यह अनुच्छेद 30 में इसका उल्लेख हो जाएगा। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने की अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित हो जाएगा? अनुच्छेद 30 में हो जाएगा। बताइएगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? अनुच्छेद 32 में हो जाएगा। और संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा किस महापुरुष के द्वारा कहा गया है? B.R. अम्बेडकर के द्वारा कहा गया। और B.R. अम्बेडकर के जन्म दिवस को किसके रूप में मनाया जाता है?
हाँ, 14 अप्रैल का है ना। समता दिवस हो जाएगा। समता दिवस 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। समता दिवस मनाया जाता है। बताइएगा, उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए अनुच्छेद, कौन सा अनुच्छेद उल्लेखित हो जाएगा, संबंधित हो जाएगा? अनुच्छेद 32 का 2 हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? अनुच्छेद 32 का 2 हो जाएगा। बताइएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो शब्द है यह किस भाषा से लिया गया है? बंदी प्रत्यक्षीकरण या लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपके पास शरीर। क्या हो जाएगा? आपके पास शरीर, इसका उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा, परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हम आदेश देते हैं। परमादेश का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? हम आदेश देते हैं। और प्रतिषेध लेख का उल्लेख क्या हो जाएगा शाब्दिक अर्थ में? यह रोकना हो जाएगा। प्रतिषेध लेख का उल्लेख क्या हो जाएगा? रोकना हो जाएगा। और उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? उत्प्रेषण का या प्रमाणिक होना या सूचना देना हो जाएगा। उत्प्रेषण का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? प्रमाणित होना या सूचना देना हो जाएगा। तो साथियों, पॉलिटी के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य फिजिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति अगर अनंत पे हो तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पे होगी? फोकस पे हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? फोकस पे हो जाएगी। बताइएगा, उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति जो है C और एवं F के बीच हो तो वस्तु की स्थिति C एवं F के बीच हो तो प्रतिबिंब कहाँ स्थित होगा? C2 पे से परे हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? C2 से परे हो जाएगा। और इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक, बड़ा एवं उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? वास्तविक, बड़ा एवं उल्टा हो जाएगा। बताए लेंस सूत्र क्या होता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। लेंस सूत्र क्या हो जाता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। बताइएगा, किस लेंस में प्रतिबिंब F2 एवं प्रकाशीय केंद्र O के बीच बनता है? यह प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी एवं वस्तु से छोटा होता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी जाए। यह अवतल लेंस हो जाएगा। कौन सा लेंस हो जाएगा? अवतल लेंस में प्रतिबिंब F2 एवं प्रकाशीय केंद्र O के बीच बनता है। यह प्रतिबिंब सीधा, आभासी एवं वस्तु से छोटा होता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखी हो। बताइएगा, लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? लेंस की क्षमता कहा जाता है। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है? लेंस की क्षमता कहा जाता है। बताइएगा, डायोप्टर जो होता है इसको किससे सूचित किया जाता है? मीटर इनवर्स से भी सूचित किया जाता है डायोप्टर को। ऐसा मात्रक हो जाएगा। डी से सूचित किया जाता है। डायोप्टर को डी से सूचित किया जाता है और ऐसा मात्रक मीटर इनवर्स हो जाएगा। बताइएगा, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी हो जाएगी? धनात्मक होती है, इसीलिए उसकी क्षमता भी क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता क्या हो जाएगी? धनात्मक हो जाएगी। बताइएगा, लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी एवं क्षमता पे क्या प्रभाव पड़ता है? दोनों बदल जाती है। क्या होती है? लेंस को किसी द्रव में डुबोने पर उसकी फोकस दूरी एवं क्षमता दोनों पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोनों बदल जाती है। और बताइएगा, पानी में उपस्थित बुलबुले जो होते हैं वह किस लेंस की भांति कार्य करते हैं? अवतल लेंस की भांति कार्य करते हैं। दिखते हैं उत्तल लेंस की भांति, दिखते हैं उत्तल लेंस की भांति, लेकिन कार्य करेंगे अवतल लेंस की भांति कार्य करेंगे। बताइएगा, अपवर्तनांक का ऐसा मात्रक होता है? नहीं, ये विमाहीन होता है। अपवर्तनांक जो है विमाहीन हो जाएगा। बताइएगा, पानी का अपवर्तनांक कितना होता है? 1.33 हो जाएगा। पानी का अपवर्तनांक कितना हो जाएगा? 1.33 हो जाएगा पानी का अपवर्तनांक। बताइएगा, जब लेंस को समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोते हैं, ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है? या अनंत हो जाएगी। जब लेंस को समान अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोएंगे तो ऐसी स्थिति में लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी, जिससे उसकी क्षमता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। जिससे उसकी क्षमता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। समान अपवर्तनांक वाले द्रव में जब लेंस को डुबोते हैं तो क्या होता है? इसकी क्षमता, फोकस दूरी अनंत हो जाती है एवं क्षमता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है।
हवा में जो बुलबुला होता है ना, हवा का बुलबुला, वो उत्तल लेंस की समान दिखता है परंतु कार्य करेगा अवतल लेंस की भांति। बताइएगा, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में प्रकाश बांटता है। इस घटना को क्या कहा जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और इस प्रकार के प्राप्त रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्ण क्रम कहा जाता है। इस प्रकार से प्राप्त रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? वर्ण क्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण क्रम कहा जाता है। श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। बताइएगा, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है? लाल का तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक होता है। और सबसे कम तरंग दैर्घ्य किसका होता है? बैंगनी का होता है। बताइएगा, यातायात में अवरोध के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अवरोध यानी रोकने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? लाल रंग का, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य अधिक होता है और यह अत्यधिक दूरी तक भी यह दिखाई पड़ता है। बताइएगा, प्रावर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन हो जाएगा? इंद्रधनुष हो जाएगा। प्रावर्तन, पूर्ण आंतरिक प्रावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का सबसे अच्छा उदाहरण कौन हो जाएगा? इंद्रधनुष हो जाएगा। और इंद्रधनुष कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीयक। बताइएगा, जब वर्षा की बूंद पर आपतित होने वाली सूर्य की किरणें 2 बार अपवर्तन 1 बार प्रावर्तन होता है तो इस इंद्रधनुष का निर्माण होता है। यह कौन सा इंद्रधनुष हो जाएगा? प्राथमिक इंद्रधनुष हो जाएगा। 2 बार अपवर्तन 1 बार प्रावर्तन हो जाएगा तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण हो जाएगा। बताइएगा, जब वर्षा की बूंदों पर आपतित होने वाली सूर्य किरणों का 2 बार अपवर्तन और 2 बार प्रावर्तन होगा तो कौन से इंद्रधनुष का निर्माण हो जाएगा? द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण हो जाएगा। और बताइएगा, प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर की ओर कौन सा रंग होता है? बैगनी रंग हो जाएगा। प्राथमिक इंद्रधनुष में अंदर की ओर कौन सा रंग हो जाएगा? बैगनी रंग हो जाएगा। और द्वितीयक इंद्रधनुष में अंदर की ओर लाल रंग होता है। सही जवाब हो जाएगा। द्वितीयक में अंदर की ओर कौन सा रंग होता है? लाल रंग होता है। बताइएगा, द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा जो होता है वह कैसा दिखाई पड़ता है? धुंधला दिखाई पड़ता है। द्वितीयक इंद्रधनुष जो है वह प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कैसा दिखाई पड़ता है? धुंधला दिखाई पड़ता है। तो साथियों, फिजिक्स का जो होमवर्क दिया गया था लुसेंट के माध्यम से वो भी समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के सामने कॉस्मोस पब्लिकेशन का महेश बर्नवाल का रचित जो दिया गया था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 1 लाइनर वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान जो है यह कहाँ स्थित है? यह लखनऊ में हो जाएगा। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ स्थित हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। और बताइए, सिडबी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? विनोद भैया, कहाँ हो जाएगा सिडबी का मुख्यालय? लखनऊ में हो जाएगा। बताइए, लखनऊ में हो जाएगा। बताइएगा, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित है? या गाजियाबाद में हो जाएगा। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहाँ स्थित हो जाएगा? गाजियाबाद में स्थित हो जाएगा। बताइएगा, सुपर राइस किसके द्वारा विकसित किया गया था? सुपर राइस या जीएस खुश द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? जीएस खुश के द्वारा सुपर राइस विकसित किया गया था। और बताइएगा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह फिलीपींस के मनीला में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? फिलीपींस के मनीला में हो जाएगा। और बताइएगा, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कटक उड़ीसा में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? कटक उड़ीसा में हो जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में अपना भारत जो है ना, चावल उत्पादन में चीन को पछाड़ के विश्व में प्रथम स्थान पे आ गया है। बताइएगा, कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतर प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? शारीरिक एवं अनुवांशिक रूप से क्लोन जीव तैयार करने के लिए किया जाता है। कायिक कोशिकीय न्यूक्लिय अंतर प्रौद्योगिकी का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? शारीरिक एवं अनुवांशिक रूप से क्लोन जीव तैयार करने के लिए किया जाता है। बताइएगा, किस जीव के उसकी पहचान शारीरिक एवं व्यवहारिक गुणों के आधार पर सत्यापित करने की तकनीक को क्या कहते हैं? किसी भी जीव के पहचान शारीरिक एवं व्यवहारिक गुणों के आधार पर सत्यापित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? बायोमेट्रिक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बायोमेट्रिक्स कहा जाता है। और बताइएगा, झूठ का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? पॉलीग्राफ यंत्र का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला कौन सा जिला था? भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला कौन सा जिला था? यह एर्नाकुलम केरल हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एर्नाकुलम केरल हो जाएगा। भारत का पहला जैव प्रौद्योगिकी जिला हो जाएगा। बताइएगा, भारत में पोलियो वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था?
यह भारतीय इम्यूनोलॉजी एवं बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया था। भारत में पोलियो वैक्सीन का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? भारत इम्यूनोलॉजी एवं बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन बुलंदशहर के द्वारा किया गया था। और पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? जॉनी साल के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी? 1952 में की गई थी। सही जवाब है राजीव भैया, 1952 में की गई थी। बताइएगा, शरीर की उन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन एवं विशिष्टीकरण की क्षमता और जो कई गंभीर बीमारियों का शोध का केंद्र बिंदु है? यह कायिक कोशिकाएं हो जाएगी। कौन सी कोशिकाएं हो जाएंगी? कायिक कोशिकाएं हो जाएंगी। बताइएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? यह चंडीगढ़ में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? चंडीगढ़ में हो जाएगा। बताइएगा, उंगलियों के निशान को बहुरंगीय सतह पर उभारने हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यह फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग जो है उंगलियों के निशान को बहुरंगीय सतह पर उभारने के लिए किया जाता है। किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? फ्लोरोसेंट पाउडर का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका प्रयोग करके पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति कराई जाती है क्या कहलाते हैं? जैव उर्वरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जैव उर्वरक। ऐसे सूक्ष्म जीव जिनका प्रयोग करके पौधों को पोषक तत्वों की प्राप्ति कराई जाती है उनको क्या कहा जाता है? जैव उर्वरक कहा जाता है। और भारत का पहला जैव कृषि करने वाला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? सिक्किम राज्य हो जाएगा, जो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे न्यूनतम आबादी वाला राज्य हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सिक्किम, जिसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी थी? 6.1 लाख हो जाएगी। 6.1 लाख यानी 6,10,000। बताइएगा, सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को किस नाम से जाना जाता है? सुनहरे धान में बीटा कैरोटीन निर्माण करने वाले जीन को किस नाम से जाना जाता है? फाइटोन सिंथेज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? फाइटोन सिंथेज के नाम से जाना जाता है। और बताइएगा, पॉलिश किए हुए चावल में किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन B1 की कमी होती है। हाँ, पॉलिश किए हुए चावल में किस विटामिन की कमी होती है? विटामिन B1 की कमी होती है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन हो जाएगा। अब विटामिन B5 का क्या नाम हो जाएगा? रासायनिक पेंटोथोनिक अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पेंटोथोनिक अम्ल हो जाएगा। और विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? बायोटीन हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, कौन सा जीव पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों एवं अन्य ऑर्थोपोड्स को नष्ट करता है? यह बैकुलो वायरस हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बैकुलो वायरस हो जाएगा। कौन सा जीव पौधों को नुकसान पहुंचाने वाले कीटों एवं अन्य ऑर्थोपोड्स को नष्ट करता है? यह बैकुलो वायरस हो जाएगा। और जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा संघ हो जाएगा? ऑर्थोपोडा हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा संघ मोलस्का हो जाएगा। बताइएगा, हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान जो है वह कहाँ स्थित है? हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। तो साथियों, कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का होमवर्क जो दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया। अब आप लोग के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का इकोनॉमिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, और आप लोग भी कमेंट माध्यम से आंसर देने का प्रयास अवश्य कीजिए। बताइएगा, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ जो है वह किससे संबंधित हो जाएगा? या कृषि विपणन से संबंधित हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ किससे संबंधित हो जाएगा? किस संस्था से? या कृषि विपणन से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? यह झांसी में हो जाएगा। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह कानपुर में हो जाएगा। और भारतीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? चेन्नई में हो जाएगा। चमड़ा चेन्नई में हो जाएगा। बताइएगा, सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर करती है? अधिप्राप्ति मूल्य पर करती है। सरकार खाद्य पदार्थों का क्रय किस मूल्य पर करती है? अधिप्राप्ति मूल्य पर करती है। बताइएगा, कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि दर किस पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हुई थी? 8वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त हुई थी। बताइएगा, खाद्यान्न की अधिप्राप्ति, वितरण एवं भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी कौन सी है? FCI हो जाएगी। और FCI की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। बताइएगा, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है वह कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है वह कहाँ स्थित है? लखनऊ में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? लखनऊ में हो जाएगा। बताइएगा, भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की प्रकृति कैसी होती है? अल्पकालिक होती है या दीर्घकालिक होती है? या दीर्घकालिक हो जाएगी। भूमि विकास बैंकों द्वारा प्रदान किए जाने वाले कृषि ऋण की प्रकृति कैसी होती है? दीर्घकालिक होती है। बताइएगा, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ स्थित है?
राष्ट्रीय जैव उर सही जवाब है, गाजियाबाद हो जाएगा। राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र कहाँ स्थित हो जाएगा? गाजियाबाद में हो जाएगा। और बताए भारत की औसतन फसल गहनता लगभग कितनी है? भारत की औसतन फसल गहनता कितनी प्रतिशत हो जाएगी? 142% हो जाएगी। भारत की औसतन फसल गहनता कितनी हो जाएगी? 142% हो जाएगी। बताइएगा भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी? यह लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा की गई थी। किस समिति के द्वारा की गई थी? लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा की गई थी। और यह कब से लागू हुआ था एमएसपी? 1965 से लागू हुआ था। एमएसपी कब से लागू हुआ था? 1965 से। लक्ष्मीकांत झा समिति। बताइएगा भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? यह 2011-12 में किया गया था। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? वर्ष 2011-12 में प्रारंभ किया गया था। बताइएगा केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब हो जाएगा, मैसूर में हो जाएगा। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मैसूर कर्नाटक में हो जाएगा। बताइएगा राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित हो जाएगी? राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित हो जाएगी? निर्यात योग्य कृषि उत्पादन से संबंधित हो जाएगी। किससे संबंधित हो जाएगी? निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से संबंधित हो जाएगी। बताइएगा किसी निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप प्रारंभ किया था। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने? एचडीएफसी बैंक के द्वारा किया गया था। किस निजी क्षेत्र के बैंक ने किसानों के लिए ई किसान धन ऐप प्रारंभ किया था? यह एचडीएफसी बैंक के द्वारा किया गया था। बताइए एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? एशिया का पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थित है? यह रांची में हो जाएगा, गेतल सूद में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गेतल सूद, रांची में हो जाएगा। बताइएगा भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहाँ स्थित है? यह आनंद गुजरात में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भारतीय डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात में हो जाएगा। और भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो हो जाएगा वो करनाल हरियाणा में हो जाएगा। बताइएगा भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? यह कोयम्बतूर में हो जाएगा। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ हो जाएगा? कोयम्बतूर में हो जाएगा। बताइएगा केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? यह कुर्ग में हो जाएगा। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? कुर्ग में हो जाएगा। और कॉफी अनुसंधान सीधे कहेगा ना तो वो कहाँ हो जाएगा? चिकमंगलुरु में हो जाएगा। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान कहाँ हो जाएगा? कुर्ग में हो जाएगा। और कॉफी अनुसंधान केंद्र कहाँ हो जाएगा? चिकमंगलुरु में हो जाएगा। बताइएगा जूट कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित हो जाएगा? बैरकपुर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। जूट कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ हो जाएगा? बैरकपुर पश्चिम बंगाल हो जाएगा। बताइएगा टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? यह जोधपुर राजस्थान हो जाएगा। टिड्डी चेतावनी संगठन का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? जोधपुर राजस्थान हो जाएगा। बताइएगा कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? फरीदाबाद हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आप लोगों के मध्य दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक साइंस जो बायो के माध्यम से दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा शकरकंद की जड़ें कैसी जड़ें होती है? या कंदील जड़ें हो जाएंगी। कैसी जड़ें होती है? गांठेदार कंदील जड़ें होती है। बताइएगा डहेलिया की जड़ें कैसी जड़ों का स्वरूप होती है? या पुलकित जड़ों का स्वरूप होती है। डहेलिया की जड़ें किस जड़ का स्वरूप होती है? पुलकित जड़ों का होती है। बताइएगा अम्बा हल्दी जो है इसकी जड़ें कैसी होती है? ग्रंथिल जड़ें होती है। कैसी होती है? ग्रंथिल जड़ें होती है अम्बा हल्दी की। और बताइएगा अंगूर और करेला की जो जड़ें होती है वो कैसी होती है? मानिकमय जड़ें होती है। अंगूर और करेला की जड़ें कैसी होती है? मानिकमय अपस्थानिक जड़ें होती है। बताइएगा अमरबेल की जड़ें कैसी होती है? अमरबेल या चूसक मूल होती है। अमरबेल की मूल होता है, अमरबेल का चूसक मूल हो जाएगा। बताइएगा राइजोफोरा का जो मूल होता है वह कैसा मूल होता है? श्वसनी मूल हो जाएगा। राइजोफोरा का मूल कैसा हो जाएगा? श्वसनी मूल हो जाएगा। और आर्किड का मूल कैसा हो जाएगा? अधिपादप मूल हो जाएगा। आर्किड का कैसा मूल हो जाएगा? अधिपादप मूल हो जाएगा। और सिंघाड़ा का मूल कैसा हो जाएगा? स्वांगी कारक। सिंघाड़ा का मूल कैसा हो जाएगा? स्वांगी कारक। बताइएगा कुछ पेड़ पौधे जो होते हैं स्वयं को शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलित कर लेते हैं। ऐसे पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? मरुदभिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मरुदभिद। कुछ पेड़ पौधे स्वयं को शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलित कर लेते हैं। ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? मरुदभिद कहा जाता है। और बताइएगा रेगिस्तान में उगने वाले
कैक्टस के पौधे जो होते हैं वो अपना प्रकाश संश्लेषण किसके माध्यम से करते हैं? तने के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से करते हैं? तने के माध्यम से करते हैं। बताइएगा पेड़ पौधों की पत्तियां कांटेदार, जड़ें अत्यधिक लंबी एवं गहरी एवं तने का पत्तियां जो मांसल होती है, यह किस पौधों की होती है? यह मरुद्भिदों, मरुस्थलीय पौधों की ही होती है। और यह पौधे जो होते हैं स्वयं को जलीय पारितंत्र के प्रति क्या कर लेते हैं? अनुकूलित कर लेते हैं, जिन्हें ये जलोदभिद वाले हो जाएंगे, जिन्हें अनुकूलित जो कर लेंगे ना वो जलोदभिद हो जाएंगे। और जो पौधे लवणीय पारितंत्र में प्रति अनुकूलित हो जाते हैं उनको लवण मृदोभिद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लवण मृदोभिद कहा जाता है। बताइएगा मूल तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? मिट्टी से जल एवं खनिज का क्या करना होता है? अवशोषण करना होता है। क्या होता है? जल एवं खनिज का अवशोषण करना होता है मूल तंत्र का मुख्य कार्य। और पौधों को जकड़ कर रखना किसका कार्य होता है? यह जड़ों का कार्य ही होता है। और खाद्य पदार्थों का संचय करना किसका कार्य होता है? यह भी जड़ों का कार्य होता है। और पादप नियामकों का संश्लेषण करना किसका कार्य होता है? यह जड़ों का ही कार्य होता है। बताइएगा प्राकृत से बढ़ने वाले पादप अक्ष का वह वावीय भाग जो समानतः भूमि के ऊपर स्थित होता है उसको क्या कहा जाता है? तना कहा जाता है। प्रांकुर से बढ़ने वाले पादप अक्ष का वह वावीय भाग जो समानतः भूमि से ऊपर स्थित होता है उस और शाखाएं एवं पत्तियां एवं पुष्प धारण करता है, इसको क्या कहा जाता है? तना कहा जाता है। और तने का प्रमुख कार्य शाखाओं को क्या करना रहता है? फैलाना होता है। पत्तियों एवं फलों को संभाल कर रखना होता है। और यह जल खनिज लवण एवं प्रकाश संश्लेषण पदार्थों का क्या करता है? संवहन भी करता है। और कुछ तने जो होते हैं वो भोजन का क्या करते हैं? संग्रहण भी करते हैं और सहारा एवं सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो साथियों दृष्टि पब्लिकेशन का क्विक साइंस जो बायो के माध्यम से दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य एसपीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे सामान्य अध्ययन है वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहा जाता है। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। और बताइएगा किलोवाट घंटा शक्ति का मात्रक होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा। सही, हाँ, टाइम जब ही लग गया इसके पीछे वो ऊर्जा हो जाएगा। बताइएगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह उपलब्ध हैं? 7 आवर्त और 18 समूह हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 7 आवर्त और 18 समूह हो जाएंगे। बताइएगा लेंथेनाइड समूह जो है वो कौन से आवर्त में अवस्थित हो जाएगा? छठे आवर्त में हो जाएगा। लेंथेनाइड समूह किस में हो जाएगा? छठे आवर्त में। और एक्टिनाइड जो हो जाएगा वो 7वें आवर्त में उपलब्ध हो जाएगा। और 18वें समूह को क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस समूह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्रिय गैस समूह कहा जाता है। और अक्रिय गैस समूह में कौन सा अक्रिय गैस है जिसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? हीलियम का हो जाएगा। बाकी सबका 8 यानी अष्टक पूर्ण होता है। और बताइए वायुमंडल में अनुपस्थित अक्रिय गैस कौन सी गैस हो जाएगी? रेडॉन हो जाएगी। और इसका ये जो हमारे वायुमंडल में उपलब्ध हो पाती है या ज्वालामुखी उद्गार से ही उपलब्ध हो पाती है। हाँ। बताइएगा विद्युत बल्ब को निर्वातित करने के पश्चात इसमें कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। क्या भरी जाती है? आर्गन और नाइट्रोजन। अक्रिय गैस में कहेगा तो आर्गन, और ऐसे गैस कहेगा तो नाइट्रोजन भी भरी जाती है। बताइएगा अल्युमिनियम धातु जो होती है इसकी प्रकृति कैसी होती है? उभयधर्मी होती है। अल्युमिनियम ऑक्साइड की प्रवृत्ति कैसी होती है? उभयधर्मी हो जाएगी। और बताइएगा जल वाष्प जो होता है वह किस पे कोई प्रभाव नहीं दिखाता है? अल्युमिनियम पे कोई प्रभाव नहीं दिखाएगा। हाँ, वाष्प के कारण इस पे है ना जंग नहीं लगता है। बताइएगा हाँ, बताइएगा एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तित रहता है, इसको क्या कहा जाता है? कौन सा संरक्षण कहा जाएगा? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहा जाएगा। और द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया था? केमिस्ट्री के जनक एंटोनियो लुविजियर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? एंटोनियो लुविजियर के द्वारा दिया गया था। बताइएगा कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। बताइएगा रॉकेट जो लॉन्च होता है वह न्यूटन के किस गति अधिनियम पे आधारित होता है? तृतीय गति नियम पे आधारित होता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो है वह किसकी एसआई इकाई हो जाएगी? त्वरण की हो जाएगी। बताइए बल का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। बल का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा। और बताइए दाब का एसआई मात्रा क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। और इसका मात्रा क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब। बताइएगा
मनुष्य में निषेचन जो है वो कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। बताइएगा मानव शरीर का कौन सा अंग जो है शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र होता है? या मस्तिष्क हो जाएगा। मानव शरीर का कौन सा अंग मनुष्य के संपूर्ण शरीर का समन्वय केंद्र होता है? या मस्तिष्क हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मस्तिष्क हो जाएगा। राजीव भैया, किसी तल के लंबवत कार्य करने वाले बल क्या कहलाते हैं? उच्छेद बल कहलाता है। किसी तल के लंबवत कार्य करने वाला बल कौन सा बल कहलाता है? उच्छेद बल कहलाता है। बताइएगा वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन की अभिक्रिया का किस अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगी? वनस्पति पदार्थों के खाद्य में अपघटन होने की जो अभिक्रिया होगी वह या उष्माक्षेपी हो जाएगी। जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है उसको क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जिस अभिक्रिया में उष्मा का शोषण होता है उसको क्या कहता है? उष्माशोषी अभिक्रिया। और श्वसन जो हो जाएगी वह कैसी अभिक्रिया हो जाएगी? उष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाएगी। हाँ, बाहर निकलेगा तो क्षेपी हो जाएगा। बताइएगा एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 हो जाएगा। और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n-2 हो जाएगा। और एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा ओजोन परत को है कौन सी गैस हानि पहुंचाती है और यह क्षरण का कारण बनती है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगी। और बताइएगा ओजोन परत की मोटाई में न्यूनतम दर जो है किस माह में देखी जाती है? या शीत ऋतु में देखी जाती है। शीत ऋतु में न्यूनतम मोटाई देखी जाती है। हाँ, न्यूनतम मोटाई ओजोन परत की जो है ना शीत ऋतु में देखी जाती है, ज्यादा रहती है ग्रीष्म ऋतु में। बताइएगा कंगारू जो है वह कैसे बच्चों को जन्म देता है? कमजोर एवं अविकसित बच्चों को जन्म देता है। बताइएगा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद है? फॉर्मिक या मेथनोइक? मेथनोइक हो जाएगा। और बताइएगा श्वेत चींटी किसको कहा जाता है? दीमक को कहा जाता है। श्वेत चींटी किसको कहा जाता है? दीमकों को कहा जाता है। और बताइएगा मधुमक्खियों के काटने पे कौन सा रसायन प्रयोग में लाया जाता है? बेकिंग सोडा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बेकिंग सोडा लगाया जाता है। बताइएगा तांबे धातुओं का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? विद्युत तार के निर्माण के लिए प्रयोग किया जाता है। तांबे धातु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? विद्युत तार बनाने में। और बताइएगा विद्युत किसी परिपथ में विद्युत धारा की दिशा मापने का यंत्र कौन सा यंत्र हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गैल्वेनोमीटर। और विद्युत धारा की मात्रा मापने का यंत्र कौन सा हो जाएगा? आमीटर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? आमीटर हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा इकाई समय में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को कौन सी गति कहा जाता है? औसत गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? औसत गति। इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? औसत गति कहा जाता है। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो सामान्य अध्ययन रेलवे स्पेशल दिया गया था वो समाप्त हो गया डिस्कशन के माध्यम से। आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा 25वें SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? या तियांजिन चीन में किया गया था। कहाँ किया गया था? तियांजिन चीन में 25वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और SCO की स्थापना कब हुई थी? 2001 में हुई थी। कब हुई थी SCO की स्थापना? 2001 में हुई थी। बताइएगा 20वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2025 जो है वह कहाँ हुआ था? या कुआलालंपुर मलेशिया में हो जाएगा। 20वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन कहाँ हो जाएगा? कुआलालंपुर मलेशिया में हो जाएगा। बताइएगा विश्व खाद्य भारत 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? भारत मंडपम दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? भारत मंडपम दिल्ली में हो जाएगा। बताइएगा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया था 2025 में? या बार्सिलोना स्पेन में किया गया था। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस या बार्सिलोना स्पेन में किया गया था। और स्पेन की राजधानी कहाँ हो जाएगी? मैड्रिड हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी स्पेन की राजधानी? मैड्रिड हो जाएगी। और पर्यटन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन संगठन का मुख्यालय स्पेन में ही है, मैड्रिड में। बताइएगा 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? यह ब्राजील रियो डी जेनेरिया में आयोजित किया गया था। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? ब्राजील रियो डी जेनेरिया में आयोजित किया गया था। बताइएगा 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? यह दुबई में किया गया था। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 में कहाँ आयोजित किया गया था? दुबई UAE में आयोजित किया गया था। बताइएगा किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? या महाराष्ट्र के द्वारा दी गई है? किस राज्य मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है? या महाराष्ट्र के द्वारा दी गई है? बताइएगा चाइना ओपन 2025 का खिताब किस व्यक्ति के द्वारा जीता गया है? या जॉनिक सीनर के द्वारा जीता गया? किसके द्वारा जीता गया है? जॉनिक सीनर के द्वारा चाइना ओपन 2025 का खिताब जीता गया है। बताइएगा कौन सी प्रतियोगिता जो होती है वह हरे घास के कोर्ट पे होती है? या विलिम्बडन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? विलिम्बडन हो जाएगी। और क्ले कोर्ट अर्थात मिट्टी के कोर्ट पे कौन सी प्रतियोगिता होती है?
जाती है? यह फ्रेंच ओपन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? फ्रेंच ओपन हो जाएगी। बताइएगा हाथियों की निगरानी के लिए गजरक्षक ऐप जो है वो कहाँ लॉन्च किया गया है? या बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में किया गया है। हाथियों की निगरानी के लिए गजरक्षक ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में किया गया। और बताइएगा किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? या आंध्र प्रदेश के द्वारा जीता गया है? किस राज्य के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता है? या आंध्र प्रदेश के द्वारा जीता गया है। और बताइएगा राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किनको किया गया है? या भावना पराशर, बनवारी लाल गौर एवं नीलकंठ मूस को किया गया। किन 3 व्यक्तियों को किया गया? भावना पराशर, बनवारी लाल गौर एवं नीलकंठ मूस को किया गया है। बताइएगा भारतीय रेलवे ने पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के बीच शुरू की है? यह कोलकाता के मध्य की है। भारतीय रेल की पहली सुनिश्चित ट्रांजिट टाइम कंटेनर ट्रेन सेवा दिल्ली और किस शहर के मध्य शुरू की गई है? कोलकाता के मध्य शुरू की गई है। बताइए भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? या कर्नाटक में की जाएगी। भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन किस राज्य में स्थापित की जाएगी? कर्नाटक में की जाएगी। बताइएगा एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.5%, 6.5%। एडीबी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.5% हो जाएगा। बताइएगा भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किसने की थी? यह आरबीआई के द्वारा की गई थी। भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना किस संस्था के द्वारा की गई थी? आरबीआई के द्वारा की गई थी। बताइएगा मीराबाई चानू ने विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता था? यह रजत पदक जीता था, सिल्वर पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? सिल्वर पदक जीता था। और दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा ओलंपिक विजेताओं में स्वर्ण पदक विजेता को कितने करोड़ की इनामी राशि देने की घोषणा की है? 7 करोड़। और सिल्वर वाले को 5 करोड़ और ब्रॉन्ज वाले को 3 करोड़। बताइएगा 7 करोड़। हाँ सही बात है। बताइएगा एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? या शरद कमल अचंत को किया गया है। एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? शरद कमल अचंत को किया गया है। बताइएगा बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया बीएफआई की किस शहर में पहली बार बीएफआई कप 2025 का आयोजन करेगी? या चेन्नई में करेगी। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया किस शहर में पहली बार बीएफआई कप 2025 का आयोजन करेगी? या चेन्नई में करेगी। और भारतीय मुक्केबाजी संघ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह हो जाएंगे। संजय सिंह कुश्ती वाले हो जाएंगे। कुश्ती संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? संजय सिंह हो जाएंगे। और मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? अजय सिंह हो जाएंगे। बताइएगा सौर तकनीकी ने समुद्री पानी को पीने योग्य किस संस्था के द्वारा बनाया गया है? यह आईआईसी बंगलौर के द्वारा किया गया। सौर तकनीकी से समुद्री पानी को पीने योग्य किसके द्वारा बनाया गया है? आईआईसी बंगलौर। और बताइएगा समुद्री पानी को पीने योग्य या स्वच्छ करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। किस विधि का प्रयोग किया जाता है? आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा 4 अक्टूबर 2025 को साने तकाची किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई है? या जापान की हो जाएंगी साने तकाची। और सीना बात्रा किस देश की प्रधानमंत्री है जिनको हाल फिलहाल में वहां के हाईकोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया है? थाईलैंड की हो जाएंगी। और सफेद हाथियों का देश किसको कहा गया है? थाईलैंड को कहा गया। वो हाँ वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के ले गया अमेरिका। मादुरो। बताइएगा चक्रवात शक्ति का नामकरण किस देश के द्वारा किया गया है? या श्रीलंका के द्वारा चक्रवात शक्ति का नामकरण किया गया। बताइएगा आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान जो है वह किन्होंने शुरू किया है? या वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। आपकी पूंजी आपका अधिकार अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया? निर्मला सीतारमण के द्वारा किया गया। और स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर षणमुखम सेठी हो जाएंगे। और गणतंत्र भारत के जो वित्त मंत्री हो जाएंगे, वित्त पेश करने वाले कौन हो जाएंगे? जॉन मथाई हो जाएंगे। और महिला के तौर पर पहला वित्त मंत्री के तौर पर महिला वित्त मंत्री के तौर पर पहला कार्यकाल पूर्ण करने वाली पहली महिला कौन हो जाएंगी? निर्मला सीतारमण ही हो जाएंगी। बताइएगा भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? यह गुजरात के गांधीनगर में हुआ। भूमि प्रशासन और आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? गुजरात के गांधीनगर में हुआ। बताइएगा आयात निर्यात और व्यवसायों के लिए ए बॉन्ड प्रणाली किसने शुरू की है? यह महाराष्ट्र के द्वारा की गई है। आयात निर्यात व्यवसायों के लिए अब बॉन्ड प्रणाली किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? या महाराष्ट्र के द्वारा की गई। और बताइएगा हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया? या नासा के द्वारा किया गया। हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का पता लगाने के लिए IMAP मिशन किस संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? इस नासा के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? नासा के द्वारा किया गया। सही जवाब हो जाएगा
बताइएगा भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोकन 2025 शुरू हुआ है? यह ब्रिटेन के मध्य हुआ है। भारत और किस देश के नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास कोकन 2025 शुरू हुआ है? यह ब्रिटेन के मध्य हो जाएगा। बताइएगा मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी है? मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी है? यह भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र यादव के द्वारा रखी गई है। बताइएगा नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? आईआईटी भुवनेश्वर में हो जाएगी। नमो सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? आईआईटी भुवनेश्वर में की जाएगी। और बताइएगा केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामफुक खदान का उद्घाटन कहाँ किया? अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने नामचिक नामफुक खदान का उद्घाटन कहाँ किया है? अरुणाचल प्रदेश में किया। और बताइएगा किसने गोवा में महाजने घर योजना शुरू की है? यह गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई। किसने गोवा में महाजने घर योजना शुरू की है? यह गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। गोवा में अभी वर्तमान में एक और जिला निर्मित हुआ है, कुशावती हो जाएगा। पूर्वी 3 हो जाएंगे, कुशावती को मिला के 3 जिले हो जाएंगे गोवा में। बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन निर्मित हो गया है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य देश कौन निर्मित हो गया है? या मालदीव हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मालदीव हो जाएगा। बताइएगा आईएनएस एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में कहां शामिल किया गया है? आईएनएस एंड्रोथ को या विशाखापट्टनम में किया गया। और भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 20 वर्षों बाद कहां फटा है? अंडमान निकोबार में। भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 20 वर्षों बाद फटा है, यह कहां हो जाएगा? अंडमान निकोबार में हो जाएगा। बताइए मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा। और मेरा होउ चोंगवा महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। मेरा होउ चोंगवा महोत्सव कहाँ हो जाएगा? मणिपुर में। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इंग्लिश प्रीमियर लीग की आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यह संजू सैमसन को किया गया है। इंग्लिश प्रीमियर लीग का आधिकारिक एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? संजू सैमसन को किया गया है। तो साथियों होमवर्क सीरीज के माध्यम से जो ग्रुप डिस्कशन करवाया जा रहा था वो यहीं पे समाप्त हो गया है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो क्वेश्चन ध्यान से सुन लीजिएगा। विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन व्यक्ति थे? विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन व्यक्ति थे? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना है। और हमारा ये ग्रुप डिस्कशन अच्छा लगता हो तो कमेंट माध्यम से प्यारा सा दिल भेजने का प्रयास अवश्य कीजिए। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम का लिंक उपलब्ध है। उससे जुड़ने के पश्चात आप लोगों को होमवर्क जो है पूर्व में सेंड हो जाएगी, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस ग्रुप डिस्कशन को सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो इन्हीं सब बातों से लेते हैं आप लोगों से विदा। फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार।